हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईएस असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहलाता है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहलाता है समुदाय, समिति, समूह, संस्था। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहलाता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसकी व्याख्या देखते हैं, आप लोग कमेंट करिए तब तक। व्याख्या में समुदाय, कम्युनिटी वह सामाजिक संगठन है जिसमें एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संपूर्ण सामाजिक जीवन संगठित होता है। इसमें लोगों के बीच पारस्परिक संबंध, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन ए समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जादू के दो प्रकार काला जादू और सफ़ेद जादू बताएं? बी मालिनोवस्की, एसी दुबे, लूसी मेयर, जेम्स फ्रेजर। किसने जादू के दो प्रकार काला जादू और सफ़ेद जादू बताए हैं? क्या हो जाएंगे यहाँ? किसने बताया है? कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। किसने बताया है काला जादू और सफ़ेद जादू की बात किसने किया है? तो ये देखते हैं व्याख्या में। प्रसिद्ध मानव शास्त्री जेम्स फ्रेजर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन बाउ में जादू का अध्ययन किया और जादू के दो प्रकार बताए। सफ़ेद जादू व्हाइट मैजिक कल्याणकारी या लाभकारी उद्देश्य के लिए, काला जादू ब्लैक मैजिक हानि पहुंचाने या अनिष्ट करने के लिए। यहाँ पर जेम्स फ्रेजर हो जाएंगे। काला जादू और सफ़ेद जादू नहीं, यहाँ पे फ्रेजर का नहीं है। यहाँ पे ये व्याख्या इसकी भी गलत हो गई है, लेकिन यहाँ पे मालिनोवस्की होगा। काला जादू सफ़ेद जादू की बात बी मालिनोवस्की करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फ्रेजर नहीं करते हैं। ये भी जादू की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बी मालिनोवस्की होगा। ठीक है, उस व्याख्या को मत मानिएगा आप लोग। बी मालिनोवस्की होगा, काला जादू और सफ़ेद जादू। इसको कल हम फिर से एक बार इसको लेकर के डिफाइन करेंगे हम। प्रोफेसर आईपी देसाई समाजशास्त्र किस स्कूल से संबंधित हैं? प्रोफेसर आईपी देसाई समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? बम्बई स्कूल, लखनऊ स्कूल, कलकत्ता स्कूल, दिल्ली स्कूल। प्रोफेसर आईपी देसाई समाजशास्त्र के किस स्कूल से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? बम्बई स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। ऑप्शन ए बम्बई स्कूल। प्रोफेसर आईपी देसाई भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और वे बम्बई स्कूल से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने विशेष रूप से परिवार, नातेदारी और भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण कार्य किया। सही उत्तर ये हो जाएगा बम्बई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है। संथानम समिति 1962, सरकारिया आयोग 1978, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सरकारिया आयोग। यहाँ पे बी होना चाहिए। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। 1978 ये गलत है। 1978 नहीं है, 1983 है शायद। संथानम समिति 1962 है।
सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ था और ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो यहाँ सरकारिया आयोग 1978 नहीं है, आपको बताए थे ना, 1983 में गठित किया गया था सरकारिया आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सरकारिया आयोग यहाँ पे 1983 हो जाएगा, 1983। बाकी सब सुमेलित है। संस्कृति में इथास और इडास पथ की व्याख्या किसने की है? संस्कृति में इथास और इडास की पथ की व्याख्या किसने की है? बी मालिनोवस्की, आर एच लोबी, ए एल क्रोवर, सी क्लूखॉन। इथास और इडास की बात कौन करता है? संस्कृत के इतिहास और इडास है तो कौन करता है इसको? क्लूखॉन ने संस्कृत के अध्ययन में इतिहास और इडास की अवधारणा की व्याख्या की है। इतिहास संस्कृत के भावनात्मक, नैतिक और मूल्यांकनात्मक पक्ष को दर्शाता है और इडास संस्कृत में बौद्धिक, वैचारिक और संज्ञानात्मक ढांचे को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लूखॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस ड्यूमा, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, के एम कापड़िया। मैरिज एंड फैमिली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक के एम कापड़िया हैं। यह भारतीय विवाह और परिवार व्यवस्था पर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री कृति है। सही उत्तर डी हो जाएगा, के एम कापड़िया। तो यहाँ पे के एम कापड़िया हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2007, 2010, 2011, 2013। कार्यस्थल पर महिला और यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में लागू किया गया था। ये चीज़ की व्याख्या देख लेते हैं, सही है कि नहीं। पूरा नाम कार्यस्थल महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013। महत्वपूर्ण बात क्या है? यह अधिनियम दिशा निर्देश 1977 के आधार पर बनाया गया था। यह संसद ने इसे 2013 में पारित किया और 9 दिसंबर 2013 से लागू किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बताए थे आपको 2013 में। ये क्या हो गया? तो ये 2013 में हो जाएंगे, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इसको तुम बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाले विद्वानों में से नहीं है? कित में से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाले विद्वानों में से नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, अल्फ्रेड शूर्ज, टलकट पार्सन्स। कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाले विद्वानों में से नहीं है? यहाँ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अल्फ्रेड शूर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम, टलकट पार्सन्स ये नहीं है, अल्फ्रेड शूर्ज हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन करने वाले नहीं है, अल्फ्रेड शूर्ज।
बाकी ये तीनों लोग उससे संबंधित हैं, लेकिन अल्फ्रेड शुट्ज़ ये नहीं, घटना विज्ञान से संबंधित है ये। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन साइंटिफिक ओरिएंटेशन का समर्थन मुख्यतः प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट विद्वानों ने किया, जैसे अगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने का समर्थन इमाइल दुर्खिम। सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल टॉलकट पार्सन। संरचनात्मक, कार्यात्मक और विश्लेषण में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जबकि अल्फ्रेड शुट्ज़ प्रघटनावादी फिनोमिनोलॉजिकल परंपरा के विद्वान थे। उन्होंने मानववादी अर्थों, अनुभवों और व्यक्तिपरक व्याख्या पर बल दिया, इसलिए वे वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी अभिमुखन के समर्थक नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड शुट्ज़ हो जाएंगे, यहाँ पे अल्फ्रेड शुट्ज़, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, गिन्सबर्ग। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सामाजिक संरचना, इसमें क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएंगे, तब तक हम इसको व्याख्या देखते हैं। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की अवधारणा का सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। उन्होंने समाज की तुलना जैविक जीव ऑर्गेनिज्म से की और समाज के विभिन्न अंगों तथा उनकी संरचना पर बल दिया। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना शब्द का प्रारंभिक प्रयोग दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों पर बल दिया था। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की अवधारणा को विकसित और लोकप्रिय किया। गिन्सबर्ग बाद के समाजशास्त्री हैं ये। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था? 1956, 2003, 2005, 2009। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सभी लोग कमेंट बताइए। यहाँ देखते हैं व्याख्या में क्या है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 भारतीय संसद 2005 में पारित किया गया था। इस संशोधन के मुख्य प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, ये गलत कुछ दे दिया है लग रहा है, ये हम भी देखें। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, अच्छा संशोधन का दिया हुआ है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ये। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 है, 2005 नहीं है, ये 1956 है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये गलत है। यह किसने परिभाषित किया है? परिवार पति एवं पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। मजूमदार एवं मदान, अकबर एवं निमकाफ, मैकाइबर एवं पेज बोगार्डस। यह किसने परिभाषित किया है? परिवार पति पत्नी एवं संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताइए। अकबर और निमकाफ ने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है: परिवार पति पत्नी की संतान रहित या संतान सहित अथवा केवल पुरुष या स्त्री के बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। यह परिवार की एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री परिभाषा है। तो यहाँ पे अकबर और निमकाफ हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एवं पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं है? नहीं पूछा हुआ। समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर एवं पेज द्वारा दी गई परिभाषा पर आधारित नहीं? रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक संघर्ष। रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ तो हैं, पारस्परिक संघर्ष और अधिकार। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें नहीं पूछा, आधारित नहीं है। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज रीतियाँ, कस्टम्स, कार्यप्रणालियों, वर्किंग प्रोड्यूसर्स, अधिकारों, अथॉरिटी, पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड, विभिन्न समूहों एवं विभागों, नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। उनकी परिभाषा में निम्न तत्व शामिल होते हैं: रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहायता। ये सभी इनकी परिभाषाओं में तत्व जुड़े हुए हैं, लेकिन पारस्परिक संघर्ष इनकी परिभाषा का अंग नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ नहीं पूछा हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पारस्परिक संघर्ष नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोबल निदर्शन का उपयोग किया जाता है। स्नोबल निदर्शन का उपयोग किया जाता है जब जनसंख्या अधिक हो, जब जनसंख्या बिखरी हुई हो, जब इकाइयों का साक्षात्कार करना कठिन हो, जब इकाइयों का पता लगाना कठिन हो। तो क्या हो जाएंगे? स्नोबल निदर्शन का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राइक निदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विधि है। इसका उपयोग उन जनसंख्याओं के अध्ययन में किया जाता है जहां लक्षित व्यक्तियों, इकाइयों को पहचानना या ढूंढना कठिन होता है। इसमें पहले कुछ ज्ञात व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है, वे अन्य समान व्यक्तियों की जानकारी देते हैं। इस प्रकार नमूना बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए नशा करने वाले व्यक्ति, HIV प्रभावित समूह, प्रवासी या छिपी हुई जनसंख्या, अपराध से जुड़ी गुप्त समूह। तो इसमें क्या हो जाएंगे? यहाँ पे यदि यह विधि है, इसका उपयोग उन जनसंख्याओं के अध्ययन में किया जाता है जहां लक्षित व्यक्तियों, इकाइयों को पहचानना या ढूंढना कठिन हो जाता है, करना कठिन हो, जब इकाइयों का पता लगाना कठिन हो। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। काउंट के 3 स्तर के नियम निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है? यहाँ सम्मिलित नहीं पूछा है। तात्विक स्तर, तात्विक अवस्था, धार्मिक अवस्था, सत्तामूलक अवस्था, प्रत्यक्षवाद अवस्था। तो क्या है? काउंट के 3 स्तर के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित नहीं है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी होता है, सत्तामूलक अवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे अगस्ट कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं के नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया था। इसके अनुसार मानव बुद्धि और समाज का विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है: धार्मिक तात्विक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, सत्तामूलक तत्वमीमांसक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज, प्रत्यक्षवादी अवस्था, पॉजिटिविस्टिक स्टेज। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदर्श प्रारूप की एक विशेषता कौन सी है? निम्न में से आदर्श प्रारूप की एक विशेषता कौन सी है? यह अनुमान विषयक है, यह एक विचारधारा है, यह एक विश्लेषणात्मक प्रिंट है, यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। आदर्श प्रारूप की एक विशेषता कौन सी है? क्या हो जाएंगे? यह एक विचारधारा है, अनुमान विषयक विश्लेषणात्मक प्रिंट है, आदर्श प्रारूप है।
एक ब्लूप्रिंट है, डी होना चाहिए। देखते हैं इसकी व्याख्या में हम। गस्ट कॉम्ट के 3 अवस्थाओं का नियम, ये तो वही दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पर व्याख्या में तो दे दिया वही, लेकिन यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। ठीक है। आदर्श प्रारूप, यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट है जिसमें आप, आदर्श प्रारूप का मतलब है जिसमें आप गेस कर सकते हैं कि हाँ, अनुमान, एक अनुमान है कि हाँ आप कहीं जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अगर आप कहीं गए नहीं हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हैं उस स्थान पर, तो आप मन में ये बहुत तरह तरह के सवाल उठेंगे कि मैं जाऊँगी तो कैसा चीज़ होगा, वहाँ लोग मिलेंगे तो कैसे होंगे। ठीक है। अलग अलग तरह के आप ये इमेजिन करेंगे, लेकिन आप जाएंगे, जब वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसा आप सोचे रहेंगे वैसा नहीं होगा, तो आपके सोचने के विपरीत हो जाएगा। तो यही होता है आदर्श प्रारूप। ठीक है। तो यहीं पे आपका ये प्रश्न, आज के इतना ही, यहीं पर अपने क्लास को विराम देते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और लाइक किया है। ओके, बाय बाय। इस तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।